everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो आज से हम लोग स्टार्ट करें क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज और आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। देखो, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो चैप्टर का नाम होगा बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर आप कोई दूसरी रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो तो हो सकता है चैप्टर का नाम हो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चैप्टर है प्लस 1 शॉर्ट लेक्चर है। एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे, वो भी काफी डिटेल में। हमारे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे। शुरू करें फटाफट से। अच्छा देखो, स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ, जितने भी नोट्स मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है NY क्लासेस बाय नेहा जांगिड। तो ये सारे नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर सकते हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर का क्या नाम है? बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो चैप्टर की शुरुआत होती है कि यार बिजनेस क्या होता है। तो देखो, ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस वर्ड है, ये हमें कहां से मिला है? ये हमें मिला है बिजी वर्ड से। हमें पता है, अगर हम जॉब वालों की बात करें तो एटलीस्ट जॉब के अंदर हमें संडे मिल जाता है, कुछ जॉब्स में तो सैटरडे संडे दोनों मिलते हैं, बट बिजनेसमैन के लिए कोई छुट्टी वाला दिन नहीं है, उसके लिए कोई संडे नहीं है, कोई सैटरडे नहीं है। तो ये जो बिजनेस वर्ड है वो मिला ही कहां से? हमें बिजी वर्ड से मिला है। बिजनेस का मतलब ही क्या है? बिजी रहना। अब मेन डेफिनेशन क्या है? देखो बिजनेस की, बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। बिजनेस क्या है? एक ऐसा ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन मतलब ये एक ऐसा काम धंधा है इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस क्या है? एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, एक ऐसा काम धंधा है जिसके अंदर जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, वो रेगुलर बेसिस पर क्या करता है? कुछ ना कुछ परचेज करता है, उसके बाद में प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करना जरूरी नहीं है ना, कुछ केसेस में प्रोडक्शन होता है, कुछ केसेस में प्रोडक्शन नहीं होता, अभी बताऊंगी। तो बिजनेसमैन कुछ ना कुछ परचेज करता है, उसके बाद में प्रोडक्शन करता है, फिर अपने गुड को मार्केट में क्या करता है? सेल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं फर्नीचर बिजनेस की हम बात करते हैं, मान लो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मैं परचेज करूंगी रॉ मटेरियल। सबसे पहले मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगी। रॉ मटेरियल खरीदने के बाद में मैं प्रोडक्शन करूंगी, उन लकड़ियों को मैं फर्नीचर में कन्वर्ट करूंगी और फाइनली मैं फर्नीचर को, डाइनिंग टेबल को, सोफा सेट को मार्केट में सेल करूंगी। और ये सारा काम क्यों करा जा रहा है? प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए करा जाता है, चैरिटी के लिए कोई काम नहीं हो रहा। समझ में आ गया बिजनेस क्या होता है? अब देखो, बिजनेस की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो फर्नीचर बिजनेस है, वो क्या है? बिजनेस ही है। हमारे आसपास में जो इतनी सारी ग्रोसरी शॉप्स है, जो परचूनी की दुकान होती है, वो भी बिजनेस है। हालांकि वो लोग प्रोडक्शन नहीं करते, वो क्या करते हैं? वो चीजों को परचेज करते हैं, होलसेलर से थोक के भाव बहुत सारी चीजें परचेज करके लाते हैं और फिर हम कस्टमर्स को उन चीजों को सेल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टेशनरी शॉप की बात करूं तो स्टेशनरी शॉप वाले भैया क्या करते हैं? चीजों को कहीं ना कहीं से परचेज करते हैं और हम लोगों को सेल करते हैं। साड़ी की दुकान हो गई, केमिस्ट की शॉप हो गई, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? बिजनेस के अंदर आती है। तो बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है उसके जिसके अंदर जो बिजनेसमैन है वो रेगुलर बेसिस पर क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ परचेज करता है, फिर प्रोडक्शन करता है, फाइनल चीज को सेल करता है और मकसद क्या है? प्रॉफिट्स अर्न करना। करेक्ट हो गया? यहां तक समझ में आ गया? आगे देखो, बात करते हैं, जब हम बिजनेस की बात करते हैं ना, तो हमारे सामने दो तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज आती है। हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स है वो दो तरह की एक्टिविटीज करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बहुत ही सिंपल सा है, हम जितना भी काम पैसा कमाने के लिए करते हैं, हम जो भी काम पैसा कमाने के लिए करते हैं, वेल्थ, धन, जायदाद, जमा पूंजी इकट्ठे करने के लिए हम जो काम करते हैं ना, उन सारी एक्टिविटीज को बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक टीचर स्कूल में जाके पढ़ाता है, पैसा कमाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक डॉक्टर हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ट्रीट करता है, पैसा कमाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक पर्सन बैंक के अंदर मैनेजर है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सारा काम पैसा कमाने के लिए करा जा रहा है। समझ पा रहे हो? लेकिन जो काम हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं, अगर हम कोई काम आउट ऑफ लव करते हैं, प्यार की वजह से करते हैं, अगर हम कोई काम सिंपैथी की वजह से करते हैं, अगर हम कोई काम सेंटिमेंट्स की वजह से करते हैं, अगर हम कोई काम पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना से कर रहे हैं, या फिर रिलीजन के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो सारे काम किस में आते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। मम्मी बच्चों के लिए खाना बना रही है, ये काम आउट ऑफ लव हो रहा है, आउट ऑफ सेंटिमेंट्स हो रहा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जा रहे हैं, आपने रोड क्रॉस करा दी, ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। समझ में आया? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो हम क्यों करते हैं? लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करते हैं। लाइवलीहुड मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए
हम जो एक्टिविटीज करते हैं उन एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, डॉक्टर पेशेंट्स को देख रहा है, एक बंदा एमएनसी में जॉब कर रहा है, सारी चीजें क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी है, जो लाइवलीहुड अर्न करने के लिए नहीं करते हम, जो काम हम आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ सेंटिमेंट्स, आउट ऑफ पेट्रियोटिज्म या फिर रिलीजन, धर्म के लिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें किसमें आती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। मम्मी हम लोगों के लिए खाना बनाती है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ गई, सारी चीजें क्लियर है यहां तक। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस भी देख लेते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है। मोटिव की बात करें, मकसद की बात करें, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मकसद है पैसा कमाना, मनी अर्न करना और वेल्थ क्रिएट करना, धन जायदाद जमा पूंजी इकट्ठा करना कि बड़ा सारा घर हो, बड़ी गाड़ी हो हमारे पास में, बहुत सारे शेयर्स वगैरह हो। ये किसका मकसद है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मकसद होता है कि एक सोशल सेटिस्फैक्शन मिले, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिले। मम्मी आपको खाना बना के खिलाती है प्यार से, तो मम्मी को एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, उन्हें अच्छा लगता है। एक्सपेक्टेशन की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से कहीं ना कहीं रोकड़ा आता है, मनी इनकम जनरेट होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से कभी भी मनी इनकम जनरेट नहीं होती, हम मम्मी को खाना बनाने का पैसा नहीं देते। पर्पस क्या है, वेल्थ इकट्ठी करना। यहां पर पर्पस है पर्सन को एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिले। बुजुर्ग व्यक्ति को रोड क्रॉस करा दिया, आपको मन में अच्छा लगेगा ना, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, रिलीजन के लिए कुछ करना चाहते हो, इट विल गिव यू अ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। समझ पा रहे हो। आउटकम की बात करें तो याद रखना, जब कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं तो उसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, यानी कि हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा। मैं अगर स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ा रही हूं, मुझे सैलरी मिलती है, मतलब कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, पैसा बनता है। लेकिन यहां पर क्या मिल रहा है, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एग्जाम्पल याद रखना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तीन चीजें आती हैं, एक होता है बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन और एक होता है एम्प्लॉयमेंट। बहुत ध्यान से समझना, बिजनेस मतलब जब हम खुद का कोई काम करते हैं ना, उसे हम लोग हमेशा बिजनेस बोलते हैं। जब मैं खुद का कोई काम कर रही हूं, मैं कहीं पर जाके जॉब नहीं कर रही हूं, मेरा खुद का कोई काम है, दैट इज बिजनेस। मेरा खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, दैट इज बिजनेस। अगर आपका खुद का एक फर्नीचर का बिजनेस है, दैट इज बिजनेस। अगर आपकी खुद की एक मेडिकल स्टोर है या फिर खुद की स्टेशनरी की दुकान है, खुद की कपड़ों की दुकान है, कोई हलवाई है, ये क्या है, बिजनेस है। आप खुद के लिए काम कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ परचेज करके सेल करोगे या फिर रॉ मटेरियल परचेज करोगे, फिर प्रोडक्शन करोगे, फिर सेल करोगे। मकसद क्या है, प्रॉफिट्स अर्न करना। समझ में आया। एक होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन देखो, अगर हम बिजनेस की बात करें, एक 5वीं फेल व्यक्ति भी बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है ना। बिजनेस के लिए डिग्री का होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं ना, तो हमेशा याद रखना, प्रोफेशन के लिए डिग्री का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रैक्टिस का। जैसे अगर हम डॉक्टर की बात करें, अगर हम लॉयर की बात करें, अगर हम सीए की बात करें, अगर हम सीएस की बात करें, ये सब चीजें किसमें आती है, प्रोफेशन में आती है। आपके पास में डिग्री या फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। करेक्ट हो गया। और एक होता है एम्प्लॉयमेंट। अगर आप किसी और के यहां पर जाकर काम करते हो ना, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। आप बैंक में नौकरी कर रहे हो, आपको हर महीने आपकी सैलरी मिलेगी, ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। मैं अगर एक फर्नीचर शॉप पर काम कर रही हूँ एज अ कारपेंटर, तो मुझे हर महीने पैसा मिलेगा, उसे हम वेजेस बोलते हैं। अनस्किल्ड काम के लिए जो पैसा मिलता है उसे वेजेस बोलते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट है। अगर हम किसी और के यहाँ पर काम कर रहे हैं, बदले में हमें सैलरी वेजेस मिलती हैं, वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। समझ में आया। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अगर हम फैमिली से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, सोसाइटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, रिलीजन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, किसी तरह की पेट्रियोटिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो सब किस में आएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। समझ में आ गया यहां तक। आगे बढ़ जाए। आगे देखो, बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस। मैंने देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम नेचर भी बोल सकते हैं। एग्जाम में नेचर लिखने को आएगा तो भी आपको यही लिखना है, एग्जाम में फीचर्स लिखने को आएगा तो भी आपको यही लिखना है। तो बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली बात तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब पैसा कमाने के लिए करी जाती है। सारा काम बिजनेस में पैसा कमाने के लिए होता है। मेन मकसद ही क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। सेकंड है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, इस बात का मतलब क्या है, बिजनेस के अंदर या तो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो आप वुड्स से फर्नीचर बनाओगे, आप लकड़ी से सोफा सेट, बेड बनाओगे, प्रोडक्शन करोगे। या फिर ऐसा हो सकता है, मान लो आपकी कपड़े की दुकान है, आपकी स्टेशनरी शॉप है, ऐसा आपका बिजनेस है,
तो आप सामान परचेज करोगे, फिर उस सामान को आप कस्टमर्स को सेल करोगे। ऐसा ही होता है, हमारे घर के आसपास में जो ग्रोसरी शॉप है वो कहीं से सामान खरीद कर लेकर आता है, लाके हमें बेचता है। तो या तो यहाँ पर प्रोडक्शन होता है या फिर यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट होता है। आप कहीं से गुड्स परचेज करोगे फिर सेल करोगे। समझ में आया? थर्ड है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेसमैन गुड्स और सर्विसेज को हमेशा सेल करता है, एक्सचेंज होता है। क्यों होता है? ताकि बिजनेसमैन के पास में पैसा आ सके। कोई भी काम यहाँ पर चैरिटी के लिए नहीं हो रहा है। डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। मान लो आपके पास में पुराना वाला आईफोन था, आपने पुराना वाला आईफोन बेच दिया नया आईफोन खरीदने के लिए। तो अगर आपने एक ट्रांजैक्शन कर दिया तो क्या आप अपने आप को बिजनेसमैन बोलोगे क्या? नहीं। अगर आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप दो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, पापा ने पुरानी वाली गाड़ी बेच दी नई गाड़ी खरीदने के लिए, तो पापा बिजनेसमैन नहीं बनेंगे। अगर आपने इक्के दुक्के ट्रांजैक्शन करें, दैट इज नॉट बिजनेस। अगर आप रेगुलर बेसिस पर ये काम कर रहे हो ना प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, तभी हम उसे बिजनेस बोलते हैं। मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट्स अर्न करना। चैरिटी के लिए कुछ नहीं होता। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है, पता नहीं है फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा, कितना रिटर्न नहीं मिलेगा। आपने बिजनेस में लाखों रुपए लगा दिए, पता नहीं है फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे या लॉस होंगे, रिटर्न कितना आएगा ये अनसर्टेन है, हमें पता ही नहीं है। देयर इज लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। समझ पा रहे हो? और लास्ट एलिमेंट ऑफ रिस्क। यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है। कभी भी कस्टमर्स का टेस्ट बदल सकता है, हो सकता है हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डिमांड कम हो जाए, मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए, अपने आप हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क। समझ में आया? डिटेल में बात करें, नंबर 1 क्या है? बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्योंकि बिजनेस क्यों करा जाता है? लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। यहाँ पर कोई भी काम आउट ऑफ लव नहीं हो रहा है, आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ अदर इमोशंस। किसी भी इमोशन के लिए हम ये काम नहीं करते। ये काम हम सिर्फ और सिर्फ क्यों करते हैं? लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। समझ में आया? सेकेंड है, यहां पर क्या हो रहा है? प्रोडक्शन होता है या फिर प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स और सर्विसेज का। अगर मैं फर्नीचर की दुकान का बात करूं तो यहां पर प्रोडक्शन होगा। सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करा जाएगा, फिर उससे प्रोडक्शन होगा, फिर फाइनल गुड्स को बेचा जाता है। अगर मैं हमारे घर के आसपास में जो ग्रोसरी शॉप्स है उनकी बात करूं तो वो लोग चीजों को कहीं ना कहीं से प्रोक्योर करते हैं, होलसेलर से सामान खरीद कर लाते हैं, अल्टीमेटली कस्टमर्स को बेचते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्शन भी होता है, प्रोक्योरमेंट भी होता है गुड्स और सर्विसेज का, ताकि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करा जा सके। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर गुड्स और सर्विसेज को बेचा जाता है। देखो, अगर आपने कोई चीज बनाई है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मान लो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैंने एक बेड बनाया है, एक डाइनिंग टेबल बनाई है खुद के घर के लिए, तो वो बिजनेस नहीं है। जब हम कस्टमर्स को सेल करते हैं, एक्सचेंज होता है, बदले में हमारे पास में पैसा आता है, दैट इज बिजनेस। सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ कर रहे हो, वो कभी भी बिजनेस नहीं होता। डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो मैंने मोबाइल फोन और गाड़ी वाला एग्जांपल दिया था, अगर आपने इक्का दुक्का कोई ट्रांजैक्शन कर लिया तो आप बिजनेसमैन थोड़ी ना बन जाओगे। वंस और ट्वाइस अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, दैट इज नॉट बिजनेस। रेगुलर बेसिस पर अगर आप ये काम कर रहे हो प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, दैट इज बिजनेस। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है हमारे पास में मेन मकसद क्या होता है यहाँ पर? प्रॉफिट्स अर्न करना। चैरिटी के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हो वो बिजनेस कभी नहीं होता। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है, पता नहीं है हमें फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा। देयर इज ऑलवेज अ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। हमें नहीं पता कल को क्या होने वाला है, हमें प्रॉफिट्स भी होंगे या नहीं होंगे, लॉसेस होंगे तो कितने लॉसेस होंगे, कुछ नहीं पता। अनसर्टेनिटी है, प्लस बहुत ज्यादा रिस्क है। कभी भी हमारे कस्टमर्स का टेस्ट बदल सकता है, कभी फैशन में कोई चेंज आ सकता है, हो सकता है प्रोडक्शन करने का मेथड बदल जाए तो अब कस्टमर्स हमसे सामान ना खरीदे, जो नया तरीका यूज कर रहा है उससे सामान परचेज करा जाए। कभी हो सकता है हमारी फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स है वो स्ट्राइक कर दे, हड़ताल वगैरह कर दे, एकदम से प्रोडक्शन गिर जाएगा, हमारी सेल्स कम हो जाएगी। अगर कंपटीशन बढ़ गया तो हो सकता है हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर के पास में शिफ्ट हो जाएं। कल को आग लग जाती है, कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, अर्थक्वेक्स आ गए, जैसे अभी जापान में अर्थक्वेक्स आए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क बहुत ज्यादा है। समझ में आ गई यहाँ तक बातें? आगे बढ़ जाए। अब देखो, आगे हम लोग बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैंने पीछे भी बताया था जब हम डिफरेंस देख रहे थे ना इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में, तो मैंने बताया था एग्जांपल के अंदर लास्ट में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 तरह की होती है। एक होता है बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड हमारे पास में आता है एम्प्लॉयमेंट।
बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप खुद का कोई काम कर रहे हो, अगर आप खुद का कोई काम कर रहे हो, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो, आप किसी के यहाँ पर जाकर जॉब नहीं कर रहे हो, आपका खुद का कोई काम है, आपकी खुद की फैक्ट्री हो सकती है, खुद की कोई छोटी मोटी दुकान हो सकती है, ग्रॉसरी शॉप हो सकती है, स्टेशनरी की दुकान हो सकती है, कपड़े की दुकान हो सकती है, मिठाई की दुकान हो सकती है, आपकी मेडिसिन की दुकान हो सकती है, या फिर आपकी खुद की कोई कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप खुद का कोई काम कर रहे हो, दैट इज बिजनेस। और बिजनेस में जो बिजनेसमैन है वो हमेशा क्या करता है, कुछ ना कुछ परचेज करता है। अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है, आपका फर्नीचर बनाने का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, आपका खुद का कोई बुटीक वगैरह है, तो आप प्रोडक्शन भी करोगे। फिर फाइनली गुड्स और सर्विसेज को सेल करा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। और बिजनेसमैन का मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो अगर खुद का कोई काम है जिसमें परचेज, प्रोडक्शन, सेल वगैरह हो रहा है और मेन मकसद यहां पर क्या होता है, प्रॉफिट्स अर्न करना, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, बिजनेस बोल देते हैं। करेक्ट हो गया। अब देखो, अगर हम बिजनेस की बात करें तो एक 5वीं फेल व्यक्ति भी बिजनेसमैन बन सकता है। इनफैक्ट बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। बिजनेस के लिए आपके पास में डिग्री का होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, अगर हम डॉक्टर की बात करें, हम इंजीनियर की बात करें, हम लॉयर की बात करें, हम सीए की बात करें, हम सीएस की बात करें, तो ये प्रोफेशन है। प्रोफेशन के लिए आपके पास में स्पेशल नॉलेज का होना जरूरी है। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई पेशेंट्स को नहीं देख सकता ना, नॉलेज का होना जरूरी है। आपके पास में स्किल्स का होना जरूरी है, आपको वो काम करना आना चाहिए। आपके पास में पर्टिकुलर डिग्री का होना जरूरी है, या फिर आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रैक्टिस करने का, तभी आप वो प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज आप प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और हमेशा याद रखना, प्रैक्टिकली तो अगर कोई प्रोफेशन है, कोई सीए है, सीएस है, इनका मकसद भी पैसा कमाना ही होता है ना। लेकिन हम कभी भी थ्योरेटिकली ये नहीं लिखते कि प्रोफेशन का मेन मकसद प्रॉफिट्स अर्न करना है। हम लोग लिखते हैं प्रोफेशन का मेन मकसद होता है अपने क्लाइंट्स को सर्विस देना। क्या होता है मेन मकसद, क्लाइंट्स को सर्विस देना। और एक चीज हमेशा याद रखना, प्रोफेशन के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी कि अगर आप एक प्रोफेशनल बंदे हो, आप डॉक्टर हो, सीए हो, सीएस हो, लॉयर वगैरह हो, तो आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा कि आपको किस तरह से बिहेव करना है, आपको अपने क्लाइंट्स के साथ में कैसे बिहेव करना है। और ये कोड ऑफ कंडक्ट कौन डिसाइड करता है, आपने जहां से पढ़ाई करी है, जो इंस्टीट्यूट से गवर्न करता है। जैसे अगर हम लॉयर की बात करें तो एक है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो बताता है लॉयर्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर्स के लिए है इंडियन मेडिकल काउंसिल, वो बताता है डॉक्टर्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। जैसे एक मेल डॉक्टर अगर एक फीमेल पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, तो साथ में मेल डॉक्टर के साथ में फीमेल असिस्टेंट का होना जरूरी है। समझ पा रहे हो? तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए, आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है। जैसे सीए, सीएस के लिए बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हो गया, वो बताता है सीए का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। लेकिन अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, आप किसी और के यहां पर जॉब कर रहे हो और बदले में आपको हर महीने क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। अगर आप स्किल्ड काम कर रहे हो, ऑफिस में बैठने वाला काम कर रहे हो, पढ़ा लिखा काम, तो जो पैसा मिलता है उसे हम सैलरी बोलते हैं। लेकिन अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर रहे हो, अनस्किल्ड काम कर रहे हो, कम पढ़ा लिखा वाला काम कर रहे हो, तो जो पैसा मिलता है उसे हम वेजेस बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? वेजेस बोल देते हैं। तो जब हम किसी और के यहाँ पर जॉब करते हैं तो पर्सन को जो पैसा मिलता है उसे सैलरी, वेजेस बोला जाता है। इसे हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एक पर्सन बैंक के अंदर मैनेजर है, बैंक में जॉब कर रहा है, बदले में इसे सैलरी मिलती है, दिस इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो आप। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? अब देखो, डिफरेंस देख लेते हैं कि तीनों में हमारे पास में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की, कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत कैसे होती है। देखो, बिजनेस को जो ओनर होता है ना, जो बिजनेस को चलाता है, जो ओनर होता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। अश्नीर ग्रोवर क्या है? एंटरप्रेन्योर है ना। तो जैसे ही एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है कि यार मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज अगर जरूरी है तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज, कानूनी फॉर्मेलिटीज भी करनी पड़ जाती है। प्रोफेशन की ऐसे ही अगर हम बात करें तो प्रोफेशन की शुरुआत ऐसे ही नहीं होती। अगर आपके पास में डिग्री आ गई है, डिग्री कंप्लीशन हो गया आपका, या फिर अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल चुका है, तभी आप प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। बिना डिग्री, बिना सर्टिफिकेट के प्रोफेशन की शुरुआत नहीं होती। हर कोई ऐसे ही बिना डिग्री, बिना सर्टिफिकेट के डॉक्टर नहीं बन सकता, लॉयर नहीं बन सकता, सीए नहीं बन सकता। और एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, आप किसी और के यहाँ पर जाकर जॉब कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है
है, आप सामने वाले को जाकर आपका रिटन टेस्ट ले सकता है, सामने वाले के पास में वैकेंसी होगी तो आपको इंटरव्यू वगैरह फाइट करने पड़ सकते हैं। जब सामने वाला एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट कर लेता है तो वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर देता है, आप लोगों के बीच में एक सर्विस एग्रीमेंट साइन होता है, तब एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत होती है। करेक्ट हो गया। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने बताया एक 5th फेल व्यक्ति भी बहुत आराम से बिजनेसमैन बन सकता है, बहुत ही शानदार बिजनेसमैन बन सकता है, तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। प्रोफेशन की बात करें तो आपके पास में क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, डॉक्टर हो तो डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए ना, सीए हो तो सीए करा हुआ होना चाहिए ना, एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि आप अपने काम में एकदम एक्सपर्ट हो, आप अपने काम को ऐसा कर रहे हो कि आपके जैसा वो काम कोई और कर ही नहीं सकता, परफेक्ट होने चाहिए। आपके पास में प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उस प्रोफेशनल बॉडी से आपने डिग्री ले रखी है, कोर्स कर रखा है। समझ में आया। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयर जो क्वालिफिकेशंस चाहता है वो क्वालिफिकेशन हमारे पास में होना चाहिए और एम्प्लॉयर अपने काम के अकॉर्डिंग हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देता है। समझ में आया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो बिजनेस के अंदर ऑब्वियस ही बात है अच्छी खासी कैपिटल लगती है, यानी कि अच्छा खासा पैसा लगता है। ऑब्वियस ही बात है अगर आपका लार्ज स्केल बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है तो कैपिटल ज्यादा लगेगी। छोटू मोटू सा बिजनेस है, छोटू मोटू बिजनेस को हम बोलते हैं एमएसएमई। क्या बोलते हैं? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एमएसएमई है तो कैपिटल कम लगेगी, बड़ा बिजनेस कैपिटल ज्यादा, छोटा बिजनेस कैपिटल कम। प्रोफेशन की बात करें तो देखो प्रोफेशन में समान नहीं होता है, प्रोफेशन में हम लोग सिर्फ सर्विस देते हैं। सीए सिर्फ अपनी सर्विस दे रहा है, डॉक्टर सिर्फ अपनी सर्विस दे रहा है, लॉयर सिर्फ अपनी सर्विस देता है, तो कैपिटल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिक्स्ड असेट्स बहुत कम होते हैं, कम कैपिटल से काम चल सकता है। और यहाँ पर तो आप किसी और के यहाँ पर नौकरी कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है। रिस्क की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है बिजनेस में अच्छा खासा रिस्क है, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है, कस्टमर्स का टेस्ट बदल सकता है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो सकती है, कोई नेचुरल कैलामिटी अर्थक्वेक्स वगैरह आ जाएं, तो प्रॉफिट्स यहाँ पर अनसर्टेन होते हैं, रिस्क यहाँ पर बहुत ज्यादा है। प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पर भी रिस्क होता है लेकिन बहुत कम रिस्क है, एज सच इतना ज्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि सीए को उसके क्लाइंट्स फीस दे देते हैं, डॉक्टर्स को भी हर कोई फीस देता है, इनके पास में इनकी फीस रेगुलरली आती रहती है, तो थोड़ा बहुत रिस्क है। और यहाँ पर तो हर महीने प्रॉपर सैलरी आ जाएगी, कभी कुछ गड़बड़ी हो गई तो बात अलग है, हर महीने वेजेस मिल जाती है, तो रिस्क बहुत ही कम है। समझ में आया। एक होता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब बिजनेस को बेच देना पॉसिबल है क्या? तो मुझे बताओ, आप कहीं पर एम्प्लॉयड हो, आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आप अपनी जॉब किसी और को दे सकते हो क्या? आप अपनी जगह पर किसी और को लगा सकते हो क्या? हाँ, छोड़ के जा रहे हो वो एक डिफरेंट बात है, आप अपनी जगह पर किसी और को नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर इसे ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है, ये चीज बिक नहीं सकती। प्रोफेशन को भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को दिखाते हो हमेशा, तो वो डॉक्टर थोड़ी ना अपनी डॉक्टरी किसी और को बेच सकता है कि यार तू मुझसे मेरी डॉक्टर की डिग्री खरीद ले, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। आप उस डॉक्टर को दिखा रहे हो, उसकी पर्सनलाइज्ड सर्विसेज ले रहे हो, सीए की पर्सनलाइज्ड सर्विसेज ले रहे हो, जिन्हें किसी और को ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन बिजनेस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, यहां पर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है। आपने देखा होगा एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती है, होता है या नहीं होता है? तो हम बिजनेस को सोल्ड आउट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज है, उसके बाद में बिजनेस को बेचा जा सकता है। करेक्ट हो गया यहां तक। आगे क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का मेन मकसद है प्रॉफिट अर्न करना, प्रोफेशन का मेन मकसद हमेशा याद रखना सर्विस देना होता है क्लाइंट्स को, और एम्प्लॉयमेंट का मेन मकसद है इनकम अर्न करना, सैलरी और वेजेस अर्न करना, अपने एम्प्लॉयर को खुश रख के, अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड करना, बॉस को सर्विसेज देना, बदले में आपको सैलरी वेजेस मिल जाएंगी। कोड ऑफ कंडक्ट की अगर हम बात करें कि कैसे बिहेव करना है, बिजनेस का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। प्रोफेशन का मैंने पीछे भी बताया था आपको, कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो डिसाइड करता है, हमारा प्रोफेशनल जो बॉडी है वो डिसाइड करती है कि प्रोफेशनल बंदे का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। और यहाँ पर इंप्लॉय का बिहेवियर, उसका नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, इंप्लॉय का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये डिसाइड करने वाला कौन है? एम्प्लॉयर है, जिसके यहाँ पर वो नौकरी कर रहा है, यानी कि बॉस डिसाइड करता है कि इंप्लॉय का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। नेचर ऑफ वर्क की बात करें, बिजनेस में प्रोडक्शन होता है, परचेज होता है, सेल होता है गुड्स और सर्विसेज का। प्रोफेशन के अंदर जो बंदा है वो अपनी पर्सनलाइज्ड सर्विसेज देता है। डॉक्टर अपनी पर्सनलाइज्ड सर्विस दे रहा है, सीए अपनी पर्सनलाइज्ड सर्विस देता है, लॉयर अपनी पर्सनलाइज्ड सर्विस देता है। और यहाँ पर एम्प्लॉय काम करता है जैसा एम्प्लॉयर बोलता है उसके अकॉर्डिंग, जो भी उनका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी रूल्स है सर्विस के, बंदे को बताया जाता है एडवांस में कि उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में सारा काम लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग बंदा काम करता है।
बिजनेसमैन जो कमाता है उसे प्रॉफिट बोलते हैं, प्रोफेशनल लोग जो कमाते हैं उसे प्रोफेशनल फी बोलते हैं, और यहाँ पर बंदे को हर महीने क्या मिलती है, उसकी सैलरी वेजेस। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, वो बिजनेस है। अगर आप कोई मेडिकल, कोई प्रोफेशनल, कोई चार्टेड अकाउंटेंट हो, ऐसी सर्विसेज दे रहे हो, वो प्रोफेशन है। अगर आप बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, एम्प्लॉयमेंट का। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़ जाएं। अब देखो आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, पहले मैं पूरा का पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद में हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखो बिजनेस मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर परचेज, प्रोडक्शन, सेल वगैरह ये सारी चीजें होती है। और मेन मकसद क्या होता है बिजनेस का, हमेशा मेन मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब देखो बिजनेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है इंडस्ट्री, दूसरा हमारे पास में आता है कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स, इंडस्ट्री समझ लो, सबसे पहले पूरा इंडस्ट्री का कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में कॉमर्स पर आएंगे। देखो इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जभी भी जो रॉ मटेरियल है, जभी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है, जब भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इंडस्ट्री बोल देते हैं। इंडस्ट्री का मतलब ही क्या होता है, एक तरह से फैक्ट्री होता है। यहाँ पर रॉ मटेरियल को बेसिकली फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ शुगर केन है, तो शुगर केन से जब शुगर बन रही है, ये काम किसके अंदर आता है, इंडस्ट्री के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जूट है ना, जूट है, जब इस जूट से जूट बैग बन रहा है, ये काम किसके अंदर आता है, बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो इंडस्ट्री का क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, फैक्ट्री को हम इंडस्ट्री बोलते हैं। अब देखो इंडस्ट्री को हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्चरी इंडस्ट्री। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, बहुत ही आसान सा है। देखो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री का जो भी सामान है, प्राइमरी इंडस्ट्री में हमें जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कहां से मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है। क्या समझे, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर हमें जो भी सामान मिलता है, वो सारा का सारा मटेरियल जो प्रोडक्ट है, वो कहां से मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हमारे पास में फार्मिंग आ जाता है, फार्मिंग से हमारे पास में क्रॉप्स वगैरह आते हैं, कॉटन, जूट आता है, चाय आती है, ये सारी चीजें आती है। इसके अंदर हमारे पास में फिशिंग आ जाती है, तो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें सामान मिल रहा है ना, फिशिंग आ गई, मतलब तालाब वगैरह से हमें फिशेस मिलेंगी। इसके अंदर ही हमारे पास में माइनिंग आ जाता है, माइनिंग करके हमें मिनरल्स मिलते हैं, आयरन वगैरह मिलता है, गोल्ड मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज से हमें हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है। हंटिंग इसके अंदर आ जाता है। तो जब भी नेचुरल रिसोर्सेज से हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है, वो सारी चीजें किसमें आती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर। समझ में आ गया। अब देखो प्राइमरी इंडस्ट्री से हमेशा देखा जाए तो हमें रॉ मटेरियल मिलता है, फार्मिंग से हमें क्रॉप्स मिल रही है, कॉटन मिल रहा है, जूट मिल रहा है, ये सारी चीजें मिल रही है, रॉ मटेरियल है। फिशिंग से मछली आ रही है, माइनिंग से हमारे पास में आयरन वगैरह आ रहा है, इस गोल्ड आ रहा है, सिल्वर आ रहा है। हंटिंग से भी हमारे पास में वही जानवरों के पार्ट्स आते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री से हमेशा हमेशा क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है। समझ में आया। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, प्राइमरी से जो रॉ मटेरियल मिला है, जो मैंने मेन आपको इंडस्ट्री वाली डेफिनेशन में बताया था ना, वो यहां होता है मोटा मोटा। प्राइमरी से हमें जो रॉ मटेरियल मिला है, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना पड़ता है फिनिश्ड गुड्स के अंदर। किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिनिश्ड गुड्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। ये काम आता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर। जैसे शुगर केन से शुगर बनाना, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में होगा। जूट से जूट बैग बनाना, ये काम सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर होगा। या फिर माइनिंग करके हमारे पास में जो आयरन आया है, उस आयरन से स्टील बनाने का काम, ये काम सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर होगा। जो फैक्ट्री वाला काम है ना, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर। और प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज का होना जरूरी है। जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का होना जरूरी है, ताकि प्राइमरी का जो रॉ मटेरियल है वो सेकेंडरी तक पहुंच सके, सेकेंडरी के अंदर जो फिनिश्ड गुड्स बने हैं वो कस्टमर्स तक पहुंच सके। ट्रांसपोर्ट का होना जरूरी है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सके, उसके लिए कम्युनिकेशन का होना जरूरी है, लोन वगैरह मिल सके, उसके लिए बैंकिंग सर्विसेज का होना जरूरी है, और गुड्स किसी तरह के रिस्क से बच सके, उसके लिए इंश्योरेंस वगैरह का होना जरूरी है। ये सारी चीजें किसमें आती है, टर्चरी इंडस्ट्रीज के अंदर। इसे हम सर्विस भी बोल देते हैं। समझ में आ गया यहां तक। तो प्राइमरी से हमें हमारा सामान मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है नेचुरल रिसोर्सेज से।
सेकेंडरी के अंदर उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा जा रहा है, और टर्चरी इंडस्ट्री क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। यहां तक करेक्ट हो गया। अब देखो आगे हम बात करते हैं, ये जो प्राइमरी इंडस्ट्री है इसे हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक बहुत ही आसान सा है, जेनेटिक समझ लो बचा खुचा एक्सट्रैक्टिव में आ जाएगा। जेनेटिक के अंदर ये जो ब्रीडिंग से रिलेटेड काम होता है ना, ब्रीडिंग से रिलेटेड काम, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग एनिमल्स की ब्रीडिंग होती है, कैटल की ब्रीडिंग होती है, मेल और फीमेल को मैच कराया जाता है ताकि नए बच्चों का जन्म हो सके, नए ऑफस्प्रिंग्स का जन्म हो सके, तो वो ब्रीडिंग से रिलेटेड काम जेनेटिक के अंदर आता है। जैसे पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, वहां पर हैंस जो है वो एग्स ले करती हैं, तो नए ऑफस्प्रिंग्स का जो जन्म होता है ना उसे हम लोग ब्रीडिंग बोल देते हैं, वो हमारा जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, चाहे ब्रीडिंग एनिमल्स की हो चाहे प्लांट्स की हो। ब्रीडिंग से रिलेटेड काम जेनेटिक इंडस्ट्री में आया, और बचा कुछ ये जो फार्मिंग है, फिशिंग है, माइनिंग है, हंटिंग है, ये सारा का सारा किस में आ जाता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, कि हमें हमारा सामान मिल रहा है नेचुरल रिसोर्सेज से। समझ में आ गया, करेक्ट हो गया। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अच्छा उससे पहले बता देती हूँ, ये प्राइमरी इंडस्ट्री को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, एक्सट्रैक्टिव और जीन। याद रखना, प्रिम एक्सट्रैक्ट द जीन। क्या, प्रिम एक्सट्रैक्ट द जीन। प्रिम मतलब प्राइमरी, एक्सट्रैक्ट मतलब एक्सट्रैक्टिव, और जीन मतलब जेनेटिक, याद रहेगा। सेकेंडरी इंडस्ट्री को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा, मैन्युफैक्चरिंग होता है और एक होता है हमारे पास में कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन के अंदर जब हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब हम टनल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब हम कैनाल्स वगैरह बनाते हैं, चाहे हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाएं, चाहे हम रोड्स वगैरह बनाएं, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करें, वो सारा काम आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। और उसके अलावा सारा आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा जा रहा है। समझ में आया। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसे भी हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है एनालिटिकल, एक होता है सिंथेटिकल, एक होता है प्रोसेसिंग, और एक होता है हमारे पास में असेंबलिंग। देखो कैसे याद रखोगे, एनालिटिकल के अंदर क्या होता है, एक ही मटेरियल से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। क्या समझे, एक ही मटेरियल से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक मटेरियल है क्रूड ऑयल। अब इस क्रूड ऑयल से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इससे हमें पेट्रोल भी मिल रहा है, इससे हमें डीजल भी मिल रहा है, इससे हमें नेचुरल गैस भी मिल जाती है, इससे हमें पैराफिन भी मिल रहा है, वैक्स भी मिल रहा है, इससे हमें घर में यूज करने वाले तेल, ऑयल भी मिल रहे हैं। तो एक ही मटेरियल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वो होती है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ रहा है सारा कुछ। सिंथेटिकल के अंदर क्या होता है, अरे ये क्या हो गया, 1 सेकेंड। हाँ, सिंथेटिकल के अंदर क्या होता है, देखो सिंथेटिकल इंडस्ट्री के अंदर हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, तब जाके हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल सीमेंट, सीमेंट ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके सीमेंट बनती है। ये सिंथेटिकल हो गया, बहुत सारी चीजों को मिक्स करा तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला। प्रोसेसिंग के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसे ही बन के तैयार नहीं होता है, प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारी स्टेजेस को क्रॉस करता है, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये काम बेसिकली होता है शुगर के अंदर, बहुत सारे स्टेप्स क्रॉस करने पड़ते हैं, बहुत सारी स्टेजेस फॉलो करनी पड़ती है, तब जाके हमें शुगर, पेपर जैसी चीजें मिल पाती हैं। और एक होता है असेंबलिंग, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिक्स करा जाता है। फॉर एग्जांपल टीवी ऐसे ही नहीं बनता, बहुत सारी चीजों को मिक्स करा जा रहा है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, कंप्यूटर ऐसे ही नहीं बनता ना, बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड चीजों को इकट्ठा करा जाता है, जैसे मॉनिटर को, कीबोर्ड को, माउस को, जॉयस्टिक को, प्रिंटर को, स्कैनर वगैरह बहुत सारी चीजें हो गई, उन्हें मिक्स करते हैं, सबको जोड़ते हैं, तब जाके हमें हमारा क्या मिलता है, कंप्यूटर मिलता है। ये असेंबलिंग इंडस्ट्रीज हो गई, असेंबल करने का काम। याद रख लेना, CMSF, CM मतलब कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग, SF मतलब एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग एंड प्रोसेसिंग। टर्चरी का कोई सब पार्ट नहीं है। समझ में आ गया। अब मैं इसे एक बार यहां पर बता देती हूँ डिटेल के अंदर। इंडस्ट्री के अंदर मैंने बताया था रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करा जाता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है, जिससे उनकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। 3 तरह की इंडस्ट्री है, प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, एक होती है हमारे पास में सेकेंडरी इंडस्ट्री, और एक होती है हमारे पास में टर्चरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर
हमें नेचुरल रिसोर्सेज से हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं, या फिर ये जो रिप्रोडक्शन वाला काम आता है ना, रिप्रोडक्शन मतलब ये जो ब्रीडिंग वाला काम आता है ना कि नए ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देना, ये काम भी प्राइमरी में आता है। दो कैटेगरीज में डिवाइड करा, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। जेनेटिक के अंदर जैसे कैटल ब्रीडिंग फार्म्स होते हैं, नए ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दिया जाता है नई कैटल को। पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, हैंस एग्स ले करती है, नए बच्चों का जन्म हो रहा है, ये जेनेटिक में आया। उसके अलावा फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग किस में आ जाता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में। समझ में आया। अब यहाँ पर प्राइमरी से हमें जो रॉ मटेरियल मिला है उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का काम किसके अंदर आता है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर। इसके अंदर भी दो कैटेगरीज है, एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वाला मैंने बताया था, चाहे हम बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करें, चाहे डैम्स, ब्रिज बनवाएं, रोड बनवाएं, टनल्स बनवाएं, कैनाल्स बनवाएं, ये सारा काम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक्चुअली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है। इसकी भी 4 कैटेगरीज थी। जब हमें एक ही मटेरियल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरी हो गया, क्रूड ऑयल से वैक्स, पैराफिन, पेट्रोल, डीजल, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री। जब हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना पड़ता है तब हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है, जैसे सीमेंट ऐसे बनती है, वो सिंथेटिकल इंडस्ट्री हो गया। जब हमारा प्रोडक्ट बहुत सारी स्टेजेस को क्रॉस करता है, बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, जैसे शुगर पेपर, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और जब हम बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल, इकट्ठा करते हैं, तब जाके हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, जैसे गाड़ी हो गई, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप, टीवी वगैरह हो गया, ये असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। करेक्ट हो गया। लास्ट है टर्शरी इंडस्ट्रीज का काम होता है प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट देना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस की सर्विसेज हो गई, वेयर हाउसिंग यानी कि गोडाउन वगैरह, कम्युनिकेशन ताकि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सके, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब किसमें आता है, टर्शरी इंडस्ट्रीज में। समझ में आ गया पूरा का पूरा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड वाले की, दैट इज कॉमर्स में। इसे इरेज कर देती हूं एक बार। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज कर दूं। अब देखो हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड वाले की। सेकंड हमारे पास में क्या है, कॉमर्स है। कॉमर्स का मतलब क्या है, प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, प्रोडक्ट हमारा रेडी है, हमारा जो फिनिश्ड गुड है वो बनकर तैयार है फैक्ट्री के अंदर, उसे हमें किस तक पहुंचाना है, कस्टमर तक पहुंचाना है। तो ऐसे ही थोड़ी ना कस्टमर तक पहुंच जाएगा, एक अकेला प्रोड्यूसर सारे इतने सारे कस्टमर्स तक अकेला थोड़ी ना पहुंच सकता है। तो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, फाइनल प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज होती है, वो सारी एक्टिविटी किसके अंदर आती है, कॉमर्स के अंदर आती है। समझ में आया। कॉमर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ट्रेड होता है और एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब बहुत ही सिंपल सा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स और सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है उसे हम लोग सिंपली ट्रेड बोलते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर सारा सामान खरीदता है, होलसेलर कौन है, जो बल्क में बहुत सारा खरीदता है, फिर होलसेलर उस सामान को किससे सेल कर देता है, रिटेलर को, जो हमारे घर के आसपास में शॉप्स होती है वो रिटेलर है। रिटेलर अल्टीमेटली सामान किसे बेचता है, हम लोगों को, कस्टमर को सामान बेचता है। तो जो गुड्स और सर्विसेज के बाय और सेलिंग से रिलेटेड काम है वो सारा काम किस में आता है, ट्रेड के अंदर। और ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए, ट्रेड अच्छे से हो सके, गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग अच्छे से हो सके, ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज का होना जरूरी है, जैसे ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग वगैरह। उन सपोर्ट सर्विसेज को बोला जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज का मतलब ही क्या है, हेल्प करना, असिस्ट करना, है ना। तो ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड। और ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन्हें हम बोल देते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये भी समझ में आ गया। ट्रेड 2 तरह का होता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। अगर हम कंट्री के अंदर अंदर ट्रेड कर रहे हैं, हमारी कंट्री के अंदर अंदर, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर ट्रेड कर रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, दूसरे देशों से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज इंटरनल ट्रेड। लेकिन जब हम दूसरी कंट्रीज को अपना प्रोडक्ट सेल करने लग जाएं, एक्सपोर्ट करने लग जाएं, या फिर दूसरी कंट्रीज से उनका प्रोडक्ट हम लोग परचेज करने लग जाएं, यानी कि इंपोर्ट करने लग जाएं, उसे हम लोग बोल देते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। समझ में आया। इंटरनल ट्रेड की भी 2 कैटेगरी है, होलसेल और रिटेल। होलसेल बहुत ही आसान सा है, सिटी में जो दुकानें होती हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानें
होती हैं जिनका काम ही क्या है, थोक के बहाव। थोक के भाव मतलब लंप के अंदर, यानी कि बहुत सारा स्टॉक खरीदना, बहुत सारा लार्ज अमाउंट में परचेज करना, वो होलसेलर्स होते हैं। जो सिटी के अंदर शॉप होती हैं वो लार्ज अमाउंट में बहुत सारी चीजें परचेज करते हैं और फिर वो सामान किसे बेचते हैं, रिटेलर को बेचते हैं। जो हमारे घर के आसपास शॉप्स होती है वो रिटेलर होता है, वो डायरेक्टली कस्टमर से डील कर रहा है। तो होलसेल ट्रेड के अंदर क्या होता है, लंप के अंदर यानी कि लार्ज अमाउंट में गुड्स और सर्विसेज को खरीदा जाता है और फिर होलसेलर सामान बेचता है रिटेलर को। रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से थोड़ा थोड़ा सा स्टॉक खरीदता है और अल्टीमेटली सामान किसे बेचता है, कस्टमर को बेचता है। यही होता है। एक्सटर्नल के अंदर अलग से हमारे पास में 3 पार्ट्स हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। जब हम दूसरी कंट्रीज से सामान परचेज करते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, इंपोर्ट बोल देते हैं। दुबई से सामान परचेज करा। जब हम दूसरी कंट्रीज को सामान सेल करते हैं, हम लोगों ने कोई चीज यूएसए को सेल करी, दैट इज एक्सपोर्ट। और एक होता है एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट का मतलब है किसी एक कंट्री से सामान इंपोर्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोगों ने दुबई से सामान इंपोर्ट करा है, हम लोगों ने दुबई से सामान इंपोर्ट करा, खरीदा और फिर उस सामान को खुद यूज नहीं करेंगे, उस सामान को हम एक्सपोर्ट कर देंगे। हम लोगों ने दुबई से इंपोर्ट करके सामान को एक्सपोर्ट कर दिया जर्मनी को, इसे हम लोग बोल देते हैं एंट्री पोर्ट। एक से इंपोर्ट करके उस सामान को एक्सपोर्ट कर दो, दैट इज एंट्री पोर्ट। समझ में आया। फिर बात करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसके अंदर हमारे पास में 5 सपोर्टिंग सर्विसेज हैं। ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज होती हैं, एक होती है इंश्योरेंस की सर्विसेज, ताकि आग वगैरह लग गई, कुछ भी हो गया तो रिस्क से बचा जा सके। एक होता है एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ा के सबको बताना। वेयर हाउसिंग होता है कि गुड्स को स्टोर करके रखना ताकि हम हमारे गुड्स को किसी भी तरह के डैमेज से, सनलाइट से, मॉइस्चर से, रॉडेंट से, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट से बचा सकें। और एक होता है बैंकिंग और फाइनेंस की फैसिलिटी, ताकि इजीली क्रेडिट वगैरह मिल जाए, उधार वगैरह मिल जाए। ये सब चीजें ट्रेड को सपोर्ट करती है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। समझ में आया। आगे बढ़ जाएं तो अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, कॉमर्स है। मैंने बताया गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर को अवेलेबल करवाना है, उसके लिए जितनी भी चीजें, जितनी भी एक्टिविटीज यूज में आती हैं वो सब किस में आती हैं, कॉमर्स में आती हैं। कॉमर्स के अंदर 2 पार्ट्स है हमारे पास में, एक है ट्रेड और दूसरा होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड। और ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जो ट्रेड को असिस्ट करती हैं, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है उसे सपोर्ट करने के लिए, उसे हेल्प करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सारी किस में आ जाती हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अगर ट्रेड कंट्री के अंदर अंदर हो रहा है दैट इज इंटरनल ट्रेड। अगर हम दूसरी कंट्रीज के साथ में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड। समझ में आया। होलसेल ट्रेड के अंदर जो होलसेलर होता है वो बल्क के अंदर गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है, यानी कि वो गुड्स और सर्विसेज को बल्क में, लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है और किसे सेल करता है, रिटेलर को सेल करता है। रिटेलर कौन है, जो हमारे घर के आसपास शॉप्स होती है जिनसे हम सामान खरीदते हैं। रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से सामान खरीदता है स्मॉल स्मॉल लॉट्स के अंदर और सामान किसे बेचता है, फाइनल कंज्यूमर्स को बेचता है। समझ में आया। जब हम दूसरी कंट्रीज को सामान सेल करते हैं वो एक्सपोर्ट है, परचेज करते हैं वो इंपोर्ट है। दुबई से इंपोर्ट करा, जर्मनी को एक्सपोर्ट कर दिया, दैट इज एंट्री पोर्ट। करेक्ट हो गया। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर हमारे पास में है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट जरूरी है ताकि प्राइमरी इंडस्ट्रीज से हमें जो रॉ मटेरियल मिला है वो रॉ मटेरियल प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच सके। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल मिला है, फूड ग्रेन्स, जो शुगर केन मिला है, जो कॉटन मिली है, जो जूट मिला है, वो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि फैक्ट्री तक पहुंच सके, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। फिर फैक्ट्री में फिनिश प्रोडक्ट्स बन के तैयार हुए हैं वो हम कस्टमर्स तक पहुंच सके कंजम्पशन के लिए, उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सके आपस में, प्रोड्यूसर्स के बीच में, मैन्युफैक्चरर जो है, जो बीच में इंटरमीडियरीज है, होलसेलर, रिटेलर, ये आपस में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर सके। जैसे मेल हो गया, टेलीफोन हो गया, व्हाट्सएप हो गया, वो सब चीजें किसमें आती हैं, कम्युनिकेशन के अंदर। समझ में आया। एक होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। देखो बहुत बार प्रोड्यूसर्स को, बहुत बार बिजनेसमैन को क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि लोन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए बैंकिंग और फाइनेंस की फैसिलिटी का होना जरूरी है ताकि बिजनेस किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके, उसका सामना कर सके, बिजनेस स्मूथली चल सके। इंश्योरेंस जरूरी है ताकि किसी भी तरह के रिस्क से बचा जा सके। कल को आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन इंश्योरेंस की मदद से कहीं
कहीं ना कहीं इस रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? होता है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे ही गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, इमीडिएटली गुड्स जो है वो सोल्ड आउट नहीं होते हैं, सेल नहीं होते हैं, इन्हें कहीं पर सेफ स्टोर करके रखना जरूरी है। तो इसके लिए खुद का प्राइवेट वेयर हाउस यानी कि गोडाउन भी हो सकता है, और सरकार के पब्लिक वेयर हाउसेस भी होते हैं जहां पर गुड्स को हम स्टोर कर सकते हैं, ताकि इंसेक्ट से गुड्स को बचा सकें, सनलाइट से, मॉइस्चर से, रॉडेंट से, चूहे वगैरह से, इंसेक्ट से बचा सके। दैट इज वेयर हाउसिंग। और लास्ट है एडवर्टाइजिंग एंड पीआर, जिसे हम पब्लिक रिलेशंस बोलते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो, जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में हर एक कस्टमर को तो नहीं बता सकता। कोलगेट का प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट के बारे में हम हर कस्टमर को बता सकता है क्या? नहीं बता सकता है। तो इसके लिए वो यूज करता है एडवर्टाइजिंग का। वो टीवी में एड्स दिलवा देते हैं, वो न्यूज़पेपर में एड्स दिलवा देते हैं। आजकल तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का जमाना है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू भी एड्स करवाए जाते हैं। इंस्टा पे, यूट्यूब वगैरह पर होर्डिंग्स वगैरह लगवाई जाती हैं। दिस इज एडवर्टाइजिंग, ताकि जो बीच में इंटरमीडियरीज हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, प्लस जो कस्टमर्स हैं, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताया जाए। इसकी वजह से प्रोडक्ट की सेल्स क्या होती है? इंक्रीज हो जाती हैं। और एक होता है पब्लिक रिलेशन, जिसे हम पीआर बोलते हैं, यानी कि पब्लिक में अच्छी इमेज बना के रखना। अब पब्लिक के अंदर देखो, पब्लिक के अंदर सिर्फ जनरल पब्लिक ही नहीं आती। पब्लिक में एक तो देखो जनरल पब्लिक आ गई, जनरल पब्लिक मतलब कस्टमर्स आ गए। पब्लिक में कौन आते हैं? कस्टमर्स आ जाते हैं बिजनेस के। पब्लिक के अंदर ही जो एम्प्लॉयज हैं वो भी आ जाते हैं। पब्लिक के अंदर गवर्नमेंट भी आ जाती है। पब्लिक के अंदर कंपनी अगर है तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी आ जाते हैं। और इसी के अंदर क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, इसी के अंदर सप्लायर्स भी आ जाते हैं, जिनसे रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है। मतलब पब्लिक में सब आ जाते हैं। और पब्लिक के सामने एक अच्छी इमेज बना के रखना, एक अच्छी गुडविल बना के चलना, उसे बोला जाता है पब्लिक रिलेशंस। क्या कहते हैं? पब्लिक रिलेशंस। समझ में आ गया? यहां तक करेक्ट हो गया। आगे हमारा टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स मतलब बिजनेस का मकसद क्या है, बिजनेस का एम क्या है, बिजनेस का गोल क्या है। उस गोल और एम को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस का मतलब है ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर डायरेक्टेड। बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारा एंड मकसद क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं। ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू ऑल दैट द बिजनेस पीपल वांट टू गेट इन रिटर्न फॉर व्हाट दे डू। बिजनेसमैन जितनी भी काम कर रहा है, जितने भी एफर्ट्स लगा रहा है, उनके बदले में वो रिटर्न में क्या चाहता है, वो क्या हासिल करना चाहता है? प्रॉफिट कमाना चाहता है, नाम करना चाहता है, मार्केट में खड़ा रहना चाहता है, डट के कॉम्पिटिटर्स के सामने सर्वाइव करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, उसका एट द एंड मकसद क्या है, उसका गोल क्या है, उसका एम क्या है, उसे हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और हमें पता है बिजनेसमैन का मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट्स अर्न करना। क्या होता है? प्रॉफिट्स अर्न करना, क्योंकि ये प्रॉफिट ही बिजनेसमैन का एकमात्र इनकम का सोर्स है। इस प्रॉफिट की हेल्प से ही जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है। कहीं ना कहीं बिजनेस की जो भी एक्सपैंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए रिक्वायरमेंट है, वो प्रॉफिट से पूरी होती है। ये प्रॉफिट ही है जो बताता है कि बिजनेस जो है वो एफिशिएंटली चल रहा है। अगर बिजनेस को एफिशिएंटली चलाना है, अच्छे से चलाना है, तो प्रॉफिट्स का होना जरूरी है। प्रॉफिट्स देखकर ही कहीं ना कहीं सोसाइटी की नजर में बिजनेस की गुडविल इंप्रूव होती है। इससे ही बिजनेस की रेप्यूटेशन, गुडविल, बिजनेस का नाम होता है। तो प्रॉफिट अर्न क्या है? मेन मकसद है किसी भी बिजनेस का। हमेशा याद रखना, एक नंबर में पूछा जाएगा बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। समझ में आया? लेकिन प्रॉफिट्स अर्न करने के साथ साथ में भी बिजनेस के कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मेन मकसद तो मैंने बताई दी है आपको, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन इसके अलावा बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स भी है। मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब है मार्केट में खड़े रहना, मार्केट में एटलीस्ट सर्वाइव कर जाना, मार्केट में एटलीस्ट सर्वाइव कर जाना अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने। कम से कम आप सर्वाइव तो करो, हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे। दैट इज मार्केट स्टैंडिंग। इनोवेशन करना, यानी कि कुछ ना कुछ नया करना, न्यू आइडियाज लेकर आना, नए प्रोडक्ट लेकर आना, नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन लेकर आना, वो किस में आता है? इनोवेशन के अंदर। अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तभी आप सर्वाइव कर सकते हो, तभी आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है,
तभी आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, ब्रांचेस वगैरह डाल सकते हो। फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सोच समझ के यूज करना। फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर आती है मशीनरी वगैरह, उन्हें सोच समझ के अच्छे से यूज करना और पैसे को भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना। मेन मकसद प्रॉफिट कमाना है ही, साथ में जो सोसाइटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करना। सोसाइटी के टूवर्ड्स भी बिजनेस की कोई जिम्मेदारी बनती है, उन जिम्मेदारियों को पूरा करना। ये बिजनेस के क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है। याद कैसे करोगे? मम्मा इज पुटिंग पाउडर ऑन हर फेस एवरी संडे। मम्मा से हो गया मार्केट स्टैंडिंग, इससे हो गया इनोवेशन, पुटिंग से हो गया प्रोडक्टिविटी, पाउडर से हो गया फिजिकल, फेस से हो गया फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एवरी से हो गया अर्निंग प्रॉफिट्स और संडे से हो गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मम्मा इज पुटिंग पाउडर ऑन हर फेस एवरी संडे। नंबर 1 मकसद क्या है मार्केट स्टैंडिंग की? एटलीस्ट बिजनेस मार्केट में अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान बना सके, मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने एटलीस्ट खड़ा तो रह सके। और बिजनेस मार्केट में खड़ा कब रह सकता है? अगर वो अपने मार्केट में कस्टमर्स को कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स दे रहा है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रहा है, वो भी रीजनेबल प्राइस पर, प्लस अपने कस्टमर्स को हमेशा अगर वो सेटिस्फाइड रखता है ना, तो ऐसा बिजनेस मार्केट में खड़ा रह सकता है, अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने सर्वाइव कर सकता है, अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, एक अलग पहचान बना सकता है। सेकंड है इनोवेशन करना, कुछ ना कुछ नए आइडियाज, नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, नए प्रोडक्ट को लेकर आना। क्योंकि अगर आपको आज के मार्केट में सर्वाइव करना है, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना है, देन इनोवेशन इज मस्ट। अगर आप वही पुराना घिसा पिटा प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को दे रहे हो तो वेरी सून आपका बिजनेस कहीं ना कहीं डूब जाएगा। इनोवेशन मस्ट है। प्रोडक्टिविटी, टाइम टू टाइम आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, तभी आप प्रोग्रेस कर सकते हो, तभी आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। एक छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाना है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो। फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सोच समझकर यूज में लेना। Business requires physical resources and financial resources to be able to produce goods and services, क्योंकि इनके बिना goods और services का प्रोडक्शन नहीं होता। Physical resources के अंदर आ जाती है मशीनरी वगैरह, फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आ जाता है रोकड़ा, इनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, सोच समझ के यूज करो, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अर्निंग प्रॉफिट, मेन मकसद है ही कि बिजनेसमैन कम से कम इतना प्रॉफिट तो कमा ले कि वो सर्वाइव कर जाए। जब वो सर्वाइव कर जाए उसके बाद में वो सफिशिएंट प्रॉफिट्स अर्न करने लगे, और जब वो अच्छे प्रॉफिट्स कमाने लग जाए उसके बाद में वो ग्रोथ के बारे में सोच सके, इतना प्रॉफिट्स अर्न करना। और लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो हमें पता है हर बिजनेस जो है वो एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। बिजनेस को जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलता है? सोसाइटी से मिलता है। बिजनेस के अंदर काम करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, ये लेबर भी कौन है? सोसाइटी के ही लोग हैं। बिजनेस ऑपरेट भी कहाँ करता है? सोसाइटी में ही ऑपरेट करता है, सोसाइटी में ही पॉल्यूशन फैलाता है, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है वो भी सेल किसको करा जाता है? सोसाइटी को ही सेल करा जाता है। तो मुझे बताओ इस बिजनेस की क्या इस सोसाइटी के टूवर्ड्स कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है ना? तो वही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, क्योंकि आजकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। हम जो कस्टमर्स है वी आर वेरी मच अवेयर। अगर हमारे साथ में किसी भी तरह की कोई अनएथिकल गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, हमें खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचा जाता है, प्राइसेस हाई चार्ज करी जाती है, तो हम इन सब चीजों को सहन करने वाले नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट ऑल दिस। तो उसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सोसाइटी को सेटिस्फाइड रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं बिजनेस रिस्क की। एक और टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक है ये। देखो बिजनेस रिस्क का मतलब है, मान लो आपने सोचा था कि इस साल प्रॉफिट्स होंगे 60 लाख के, ये आपने सोचा था। अगर इससे कम प्रॉफिट्स होते हैं या फिर आपका बिजनेस लॉस में चले जाता है, वो भी बिजनेस रिस्क है। और अगर आपको इससे ज्यादा प्रॉफिट्स हो गए, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हो गए, आपने जितना सोचा नहीं था उससे कई ज्यादा आपको प्रॉफिट्स हो गए, वो भी बिजनेस रिस्क है। बच्चों को लगता है कि सिर्फ लॉस होना ही रिस्क है, नहीं। अगर लॉस हुआ है, जितना सोचा था उससे कम पैसा आया है, उससे कम प्रॉफिट्स हुए हैं या लॉस हुआ है, और अगर हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा हमें प्रॉफिट्स हो गए, वो भी बिजनेस रिस्क के अंदर आता है। तो बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस। अगर लॉसेस हो गए हैं, जैसा हमने सोचा नहीं था उतने लॉसेस हो गए, या फिर अगर हमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो गए, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? बिजनेस रिस्क बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कस्टमर्स का टेस्ट बदल चुका है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, कस्टमर्स का टेस्ट बदल गया, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, ये क्या है? रिस्क है। समझ में आया? दो तरह के रिस्क होते हैं, स्पेक्यूलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। देखो स्पेक्यूलेटिव रिस्क के अंदर गेन भी हो सकता है, हमने सोचा नहीं था
इतना हमें प्रॉफिट्स हो गए, या फिर लॉस भी हो सकता है। दोनों चीजें किसमें आती हैं, स्पेक्यूलेटिव रिस्क के अंदर आती हैं। और हो सकता है मार्केट की कंडीशन बदल गई हो, एकदम से लोगों के हाथ में बहुत पैसा आ गया, लोग बहुत ज्यादा डिमांड करने लगे, हमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हो गए, एकदम से लोगों के हाथ में पैसे की कमी है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, हमें बहुत ज्यादा लॉसेज हो गए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है डिमांड सप्लाई में कोई चेंज आ गया, हमारी प्राइस में कोई चेंज आ गया, कॉम्पिटिटर ने अपनी कोई पॉलिसी बदल दी, कस्टमर्स के फैशन और ट्रेंड में कोई चेंज आ गया, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। दैट इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क। लेकिन प्योर रिस्क के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लॉस होता है। मान लो आग लग गई है, चोरी हो गई है, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी है, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, अर्थक्वेक वगैरह, तो इसमें तो प्रॉफिट तो नहीं हो सकता ना, सिर्फ लॉस ही होगा, तो लॉस वाले को बोला जाता है प्योर रिस्क। समझ में आया? तो अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स होते हैं या फिर लॉस होते हैं, दैट इज रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क में दोनों चीजें आ जाती हैं, प्रॉफिट और लॉस, लेकिन प्योर रिस्क का मतलब है सिर्फ और सिर्फ लॉस होना। समझ में आया? लॉस का नेचर क्या है, लॉस का नेचर क्या, बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है। रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। देखो हर बिजनेस के लिए रिस्क जरूरी है, रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि रिस्क क्यों होता है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, कभी भी कस्टमर्स का टेस्ट बदल सकता है, मार्केट की कंडीशन बदल सकती है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, नेचुरल हजार्ड्स आ सकते हैं, कैलामिटी घट सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो फ्यूचर अनसर्टेन है तो रिस्क तो होगा ही, कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। लेकिन ये जो रिस्क का अमाउंट है ये बिजनेस टू बिजनेस वरी करता है। अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो रिस्क ज्यादा होगा, अगर आपका बिजनेस छोटा है तो ऑब्वियसली बात है रिस्क कम होगा। हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी की हेल्प से इंश्योरेंस करवा के, लेकिन रिस्क को हम कभी भी एलिमिनेट पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। समझ में आया? बिजनेस रिस्क क्यों होता है, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, कभी भी कस्टमर्स का टेस्ट बदल जाए, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, नेचुरल कैलामिटी आ सकती है, मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतनी अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से हमें क्या देखने मिलता है, रिस्क देखने मिलता है। रिस्क की जो डिग्री है कि रिस्क ज्यादा होगा बड़ा होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस कैसा है और बिजनेस का साइज कैसा है। बड़ा बिजनेस रिस्क ज्यादा होगा, छोटा बिजनेस रिस्क कम होगा। लार्ज स्केल अगर बिजनेस है तो ऑब्वियसली बात है रिस्क भी ज्यादा होगा। अगर एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, तो कहीं ना कहीं रिस्क भी कम होगा। और लास्ट है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। जब बिजनेसमैन रिस्क लेता है तभी कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है। लॉस भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। बोलते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो गेन भी नहीं होगा। तो बिजनेसमैन रिस्क लेता है तभी उसे फ्यूचर में प्रॉफिट्स होते हैं। प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। समझ में आ गया? क्या क्या कॉजेस है बिजनेस रिस्क के? नेचुरल कैलामिटीज हो सकती हैं, अर्थक्वेक्स आ गए, सुनामी आ गई, हैवी रेनफॉल आ गया, फेमाइंस, भुखमरी फैल गई। ये किसके कारण है? नेचुरल कॉजेस है ये, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, नेचर की वजह से हो रही है सारी चीजें। फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, सुनामी या फिर लाइटनिंग एंड थंडर वगैरह हो गया, फेमाइंस, हैवी रेनफॉल, सब कुछ नेचर की वजह से होता है। ये बिजनेस रिस्क के कॉजेस हैं। ह्यूमन कॉजेस हो सकते हैं, मान लो किसी एम्प्लॉय ने कोई डिसऑनेस्टी कर दी, कोई घपलेबाजी कर दी, चोरी चकारी कर ली बिजनेस के अंदर, रिस्क ही है। एम्प्लॉयज की केयरलेसनेस की वजह से रिस्क हो सकता है, मशीनरी खराब हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, एम्प्लॉयज ने काम करना छोड़ दिया है, मान लो वो स्ट्राइक वगैरह पे चल गए, हड़ताल कर दी है, लड़ाई दंगे हो गए, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, मैनेजर सही से काम नहीं कर रहे, पावर फेलियर हो गया तो बेचारे एम्प्लॉयज काम नहीं करे, काम छोड़ के बैठ गए। ये सारे ह्यूमन कॉजेस है। इकोनॉमिक कॉजेस पैसे से रिलेटेड है, कस्टमर्स की डिमांड बदल गई, मार्केट की कंडीशंस बदल गई, या तो लोगों के हाथ में बहुत पैसा आ गया, डिमांड ज्यादा करेंगे, पैसा ज्यादा आएगा, बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे। लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, डिमांड नहीं करेंगे, लॉसेस हो सकते हैं। कस्टमर्स की डिमांड बदल गई है, कॉम्पिटिशन मार्केट में इंक्रीज हो गया, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, सरकार ने टैक्सेस के अंदर कोई चेंज कर दिया, या फिर इंटरेस्ट रेट्स जो है उनमें कोई चेंज आ गया। ये सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स है, इनमें अगर कुछ भी होता है तो वो इकोनॉमिक कॉजेस है। और अदर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मान लो कोई मशीनरी खराब हो गई, कोई मैकेनिकल फेलियर हो गया, बॉयलर बर्स्ट हो चुका है, या फिर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो गए, सरकार गिर गई, ये भी बिजनेस रिस्क के कॉजेस है। इन सब चीजों का बिजनेस पर अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता है। करेक्ट हो गया? लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास में, फैक्टर्स
विच आर कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपके दिमाग में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन कौन से फैक्टर्स आप कंसिडर करोगे। नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। सबसे पहले आप ये सोचोगे कि यार मैं किस तरह का बिजनेस स्टैब्लिश करूं, यही सोचोगे ना। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो सबसे पहले तो यही सोचोगे कि यार मेरा बिजनेस में किस चीज का बिजनेस करूंगा, किस टाइप का बिजनेस होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। पढ़ाने में बहुत मजा आता है तो आप अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल सकते हो। खाना बनाने का शौक है तो क्लाउड किचन स्टैब्लिश कर सकते हो। खुद का कोई कैफे खोल सकते हो, छोटा मोटा कुछ भी कर सकते हो, ऑनलाइन वगैरह कुछ भी कर सकते हो। या फिर आपको किस चीज की टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, किस चीज की टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है आपको, वो मैटर करता है। मार्केट में किस चीज की डिमांड है आप ये भी देखोगे। ये सारी चीजें देखी जाती है। आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, मार्केट में किस चीज की डिमांड है, आपको किस चीज की नॉलेज है, ये फिर आप दिमाग लगाओगे कि यार मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ। मान लो आपके पापा का फर्नीचर बिजनेस है, आप देख देख के सीख रहे हो तो आपके दिमाग में आएगा यार मैं भी फर्नीचर बिजनेस कर सकता हूँ, मेरे को टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, मुझे ये काम करना आता है। समझ में आया। मान लो किसी के पापा हलवाई है तो बच्चा सोच सकता है यार मेरे पापा की दुकान अच्छी चलती है, मैं भी मिठाइयां बना सकता हूँ, पापा से सीख लूंगा, इस चीज की मुझे नॉलेज है, मिठाई की दुकान खोल लोगे। समझ में आ रहा है। सेकेंड है फिर आप सोचोगे बिजनेस का साइज क्या होना चाहिए। आप एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, लार्ज स्केल बिजनेस खोलना चाहते हो, या फिर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज खोलना चाहते हो, एमएसएमई खोलना चाहते हो, छोटा बिजनेस खोलना चाहते हो। याद रखना जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा रिस्क, उतना ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगा। जितना छोटा बिजनेस उतना कम रिस्क, उतना कम कैपिटल में काम बन जाएगा। फिर सोचोगे लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज की यार मेरे बिजनेस की क्या लोकेशन होनी चाहिए, बिजनेस कहां पर करेंगे। तो आप ऐसी जगह पर बिजनेस करना चाहोगे हमेशा जहां पर आपको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, लेबर आपको सस्ते में अवेलेबल हो जाए, पावर सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, बैंकिंग और इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन की सर्विसेज होनी चाहिए, वेयर हाउसेस, गोडाउन वगैरह होने चाहिए। आप ऐसी जगह पर हमेशा बिजनेस करने की सोचोगे। फिर फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन के बारे में सोचोगे कि यार बिजनेस में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है और ये पैसा हम कहां से अरेंज करेंगे। ये पैसा पापा जी से उधार लिया जाए या फिर बैंक से पैसा बोरो करा जाए या फिर खुद की सेविंग से पैसा लगाया जाए, दोस्तों से मांगा जाए, पैसा आएगा कहां से। कितना पैसा हमें फिक्स्ड असेट्स में लगाना है, यानी कि लैंड में कितना पैसा लगाना है, बिल्डिंग में कितना पैसा लगाना है, मशीनरी कितने की खरीदनी है, कितना पैसा हम करंट असेट्स में लगाएंगे, स्टॉक कितना मेंटेन करके रखना है, ये सारी चीजें सोचना। फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में सोचना कि यार मशीन्स वगैरह हम कहां से अरेंज करेंगे, दूसरे इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें हम कहां से अरेंज करेंगे, कहां पर ये चीजें अच्छी मिलेंगी, सस्ते में अवेलेबल हो जाएंगी। फिर कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स के बारे में सोचोगे कि यार हमें जो वर्कफोर्स चाहिए, जो लोग, जो लेबर चाहिए, उन्हें हम कहां से लेकर आएंगे, कैसे हायर करेंगे। न्यूज़पेपर में ऐड दे, टीवी में ऐड दे या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ऐड दे, उन्हें किस तरह से हायर करेंगे, उनका इंटरव्यू ले, कौन कौन से टेस्ट ले, पता लगाया जाए कि हमें कितने तो स्किल्ड बंदों की जरूरत है, पढ़े लिखे ऑफिस में काम करने वाले बंदों की जरूरत है, कितने अनस्किल्ड बंदों की जरूरत है जो फैक्ट्री में काम करेंगे, इतने ज्यादा पढ़े लिखे वर्कर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन सब चीजों का पता लगाना, कैसे लोगों को हायर करेंगे, ये आता है, ये आप सोचोगे। टैक्स की प्लानिंग करोगे कि यार हमारी कितनी टैक्स लाइबिलिटी हो सकती है, हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है अगर आप खुद टैक्स ज्यादा दोगे, मतलब आपकी खुद की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रही है, आप अपने प्रोडक्ट को महंगे में बेचोगे, प्राइस ज्यादा रखोगे। अगर आप खुद टैक्स कम दे रहे हो, मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, आप अपने प्रोडक्ट को सस्ते में बेच सकते हो। टैक्स लाइबिलिटी का पता लगाना। और फाइनली आप अपने एंटरप्राइज को लॉन्च कर दोगे, बिजनेस को स्टार्ट कर दोगे। तो बिजनेस को जब आप लॉन्च करोगे तो आप सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करोगे, इकट्ठा करोगे। आप फिजिकल रिसोर्सेज मतलब मशीनरी को भी अरेंज करोगे। आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है आप पैसे को भी अरेंज करोगे। प्लस आप ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब लेबर को भी अरेंज करोगे। तो आप फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन सारे रिसोर्सेज को अरेंज करोगे, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करोगे, प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करोगे, सेल्स प्रमोशन कैंपेन स्टार्ट करोगे। अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए आप टीवी में ऐड दे सकते हो, आप न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हो, आप कस्टमर को फ्री सैंपल्स भी बांट सकते हो, है ना, बांट सकते हो ना, फ्री सैंपल्स बांट दिए ताकि देखे तो जाए कि भाई हमारा प्रोडक्ट कस्टमर्स को पसंद भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अलग अलग तरह के आप कैंपेन्स दोगे। आप 50% ऑफ टाइप कुछ कर सकते हो, फ्लैट 60% ऑफ सेल वगैरह चलती है ना, ऐसा कुछ कर सकते हो, कस्टमर्स को डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हो। इस तरह के कैंपेन स्टार्ट करोगे ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर सके, रफ्तार पकड़ सके। समझ में आया? विद दिस
वी हैव डन एट चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। लेक्चर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना, क्योंकि एकदम एंड वाला टाइम चल रहा है, बस एग्जाम्स आने को है, तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेक्चर अच्छा लगा तो सच में लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। अब कल हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है NY Classes by नेहा जांगेट। सो आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।